नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरनेट हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित इकाई 6 के अंतर्गत आने वाला अंतिम जो उपन्यास है धरती धन न अपना, तो इस उपन्यास को विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हें भी ट्रिक की सहायता से हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, धरती धन न अपना। बात करें धरती धन न अपना, तो इस उपन्यास के प्रकाशन की बात की जाए तो 1972 में हुआ है और इसके जो रचनाकार हैं वो जगदीश चंद्र हैं। तो कैसे दिमाग में रखा जाए, तो धरती धन न अपना, क्या? क्योंकि बेहतर है। धरती धन कैसा है? बोले सर बेहतर है और अपना नहीं है ना? तो किसने बोला? जगदीश का है। जगदीश का है मतलब जगदीश से इसके रचनाकार हैं, यानी कि इसके उपन्यासकार जो हैं वो जगदीश चंद्र हैं। ठीक है ना? तो धरती धन क्या है? बिल्कुल बेहतर है, अपना नहीं है। इसका है? बोले जगदीश का है। जगदीश जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब बात करें जगदीश चंद्र माथुर जी की, तो थोड़ा सा हम लोग इनका जीवन परिचय भी देखेंगे। जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म जो है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में खुर्जा में हुआ था। इसे ध्यान में रखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा जो है खुर्जा में हुई थी और उच्च शिक्षा इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है वहाँ पर हुआ था। ठीक है ना? अब प्रयाग विश्वविद्यालय का जो शैक्षिक वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कार इनके रचनाकार व व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं और इस प्रकार से 1939 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी करने के बाद 1941 ईस्वी में, है ना, इंडियन सिविल सर्विस आईएएस की जो है सेवा के लिए चुन लिए गए थे। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। सरकारी नौकरी में बता रहे हैं कि 6 वर्ष बिहार शासन में सचिव के रूप में काम किए थे, है ना, और 1955 से 1962 तक आकाशवाणी में भारत सरकार के महासंचालक के रूप में थे। 1963-64 के दौरान जो है उत्तर बिहार का जो तिरहुत है, तो तिरहुत के कमिश्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। इसे ध्यान में रखिएगा। और बाद में बता रहे हैं कि 63-64 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में विजिटिंग फेलो नियुक्त होकर के विदेश भी गए थे और वहाँ से लौटने के बाद विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए 19 दिसंबर 1971 को भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रह चुके हैं। तो इस प्रकार से इन नौकरियों में व्यस्त रहते हुए भी इन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति और वर्तमान संदर्भ को व्याख्यायित करने का प्रयास भी इन्होंने किया है। बात करें जगदीश चंद्र माथुर जी की, तो जगदीश चंद्र माथुर जी के 3 जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं, धरती धन न अपना 1972 में, नरक कुंड में वास 1994 में और जमीन तो अपनी थी 2001 में। ये जो 3 उपन्यास हैं इन्हें उपन्यास त्रयी के नाम से जाना जाता है। धरती, है ना, नरक, जमीन। धरती का नरक जो है जमीन है, बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। धरती का नरक जमीन है। तो धरती फार धरती धन न अपना, नरक कुंड में वास 1994 में और जमीन फार जमीन तो अपनी थी 2001 में। ये 3 जो उपन्यास इन्होंने लिखा है, ये 3 उपन्यास जो उपन्यास त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अब आगे हम लोग बात करें जगदीश चंद्र माथुर जी के कुछ रचनाक्रम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनके उपन्यास, क्योंकि एनटीएनेट में जितने भी उपन्यासकार हैं तो उनसे संबंधित जितने भी उपन्यास हैं उन उपन्यासों से प्रश्न पूछा जाता है, उनके क्रम लगाने के लिए भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना? तो पहला उपन्यास आप देख पा रहे हैं यादों का पहाड़ 1966 में लिखा गया है। दूसरा है धरती धन न अपना 1972 में। ठीक है ना? जिसमें पंजाब के ग्रामीण, है ना, दलित जीवन का चित्रण है जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी है। आधा पुल 1973 में लिखा गया है और आधे पुल में युद्ध की विभीषिका का जो जीवंत अंकन दिखाया गया है। अगला आप देख पा रहे हैं कभी न छोड़े खेत 76 में। तो देखिए इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि कभी छोड़े ना खेत इनका उपन्यास है और इसके विषय वस्तु की बात करें तो सामंती जाटों की कहानी इसमें दिखाई गई है। तो कभी खेत ना छोड़ें, कब? जब 7-6 है ना, यानी कि 7-6 है ना, घर में सदस्य हों तो 7-6 लोग तो मिलकर काम कर ही ले जाएंगे। या आप कह सकते हैं कि 76 लोग हों तो खेत ना छोड़ो, कभी ना छोड़ो खेत। अगर घर में कितने, बोले 7-6 लोग हो, 76 लोग हो तो खेत ना छोड़ो। ठीक है। अगला है मुट्ठी भर कांकर
1976 में लिखा गया है। और मुट्ठी भर कांकर की बात करें तो इसमें पंजाब के जो शरणार्थी हैं उनके दुख और संघर्ष का वर्णन किया गया है, 1976 में लिखा गया है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि मुट्ठी भर कांकर, है ना, कितने 76 लोग कैसे खाएंगे, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला जो उपन्यास है टुंडा लाट। टुंडा लाट की बात करें, टुंडा लाट 1978 में लिखा गया है। और टुंडा लाट बात की जाए तो अस्थायी कमीशन प्राप्त एक सैनिक है जिनका नाम सुनील है, तो सुनील के प्रेम कथा इसमें वर्णन की गई है टुंडा लाट में, ठीक है ना। और 1978 में 78 टुंडा लाट कितने बोले सर, टुंडा लाट तो 78 है, ठीक है ना। घास गोदाम 1985 में। अब घास गोदाम की बात करें तो घास गोदाम में दिल्ली के आसपास के जो किसान हैं उन किसानों की बर्बादी का वर्णन जो इसमें किया गया है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और अगला जो इनका उपन्यास है नरक कुंड में वास 1994 में। कैसे दिमाग में रखे, नरक कुंड में, है ना, नरक कुंड में 94। ये तो जो धरती धन ना अपना उसका विस्तृत रूप है, उसी का विस्तार किया गया है, नरक कुंड में वास, ठीक है ना। अगला है लाट की वापसी। अब लाट की वापसी कब होगी, 2000 रुपया दीजिए, लाट की वापसी लीजिए, ठीक है ना। ये टुंडा उपन्यास अभी जो आपने देखा कि एक सैनिक है, कौन सैनिक, सुनील है, सुनील की प्रेम कथा है, उसका विस्तार है। तो लाट की वापसी में उसका विस्तार है। और जमीन तो अपनी थी, अब जमीन तो अपनी थी, ये दलित जीवन से संबद्ध कथा है, इसे दिमाग में रखना होगा। देखिए बात करते हैं याद की, तो पहाड़ों का याद अच्छा होगा, अच्छा मैंने 1966 में लिखा गया। धरती धन बेहतर है लेकिन अपनी नहीं है, जगदीश की है, 1972 में। आधा पुल 73 गिरेगा, 73 मैंने 73 में है। कभी ना छोड़े खेत, अगर भैया 6-7 लोग हो तो खेत कभी ना छोड़ो। मुट्ठी भर कांकर 6-7 लोग कैसे खाएंगे, 76 लोग कैसे खाएंगे। टुंडा लाट 78, 7-8 78। घास गोदाम 85 घास के गोदाम है। और नरक कुंड में वास 94 नरक कुंड में वास। लाट की वापसी 2000 में। और जमीन तो अपनी थी 2001 में। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी जो है इसका क्रम लगाने के लिए, है ना, प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। अब आगे इनके रचना कर्म की बात करें तो नाटक को आप देखेंगे। नाटक की बात करें तो इनके कुछ नाटक हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो मुख्य रूप से इनके कोणार्क नाटक जो है 1951 में जिसे लिखा गया, ध्यान में रखिए, पहले मुख्य वाला चर्चा हम लोग कर लें। ये कोणार्क नाटक जिसे 1951 में लिखा गया था। इसमें क्या है कि सृजनात्मकता एवं विध्वंस तथा नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष दिखाया गया है। और नाटक, उपन्यास आदि से संबंधित ढेर सारी क्लासें मैंने यूट्यूब पर पहले ही ले लिया है, और ट्रिक से है, विस्तृत रूप से है, तो आप विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे आप देखेंगे तो शारदिया है 1959 में। 1959 में शारदिया इनका दूसरा नाटक है, जिनमें प्रेम व सृजनात्मकता का प्रश्न इसमें किया गया है। तीसरा देखेंगे जो पहला राजा है ना, पहला राजा 1900 बात करें 69 में है, 1969 में, हालांकि यहाँ पे आप 70 देख पा रहे हैं, है ना। और एक इनका और नाटक है रघुकुल रीति, और अगला है दशरथ नंदन। तो उसको हम लोग अगर देखा जाता था तो हम लोग वहाँ पे क्लिक से पढ़े थे कि कोश पर, है ना, कोश पर दशरथ, कोश से हम लोग पढ़े थे कोणार्क 1951 में। सा से शारदिया 1959 में। पर पहला राजा 1969 में। रा फर रघुकुल रीति 1985 में। और दशरथ नंदन 1974 में। तो ये सब नाटक हम लोग वहाँ पर पढ़े हैं, और उसे जा करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ भी इसे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि नाटककारों से संबंधित और जितने भी रचनाकार आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। अब भोर का तारा है ना, भोर में तारा बोले सर 4-6 तारे भोर में केवल दिखाई देते हैं। कोणार्क में 51 है ना। मेरे सपने की बात करें 50। देखिए भोर में तारा देखो 4-6, सपना देखो 50 का, कोणार्क 51। सर्दी भैया है ना, बिल्कुल 59 दिमाग में रखिएगा, 59 दिन रही। 10 तस्वीर का टुकड़ा होकर 62 हो गया, 10 तस्वीर के 62 टुकड़े हो गए। परंपरा नाटक की बात करते हैं 68 हो गए। पहला राजा 70 में। और जिन्होंने जीना जाना वो तो भैया 72 है, दिमाग में रखिएगा। 72 1972 में इनके द्वारा लिखा गया जो है नाटक है। तो इन सबको आप आसानी से देख लीजिएगा। बात करें आपके जो सिलेबस में लगा हुआ है धरती धन्ना अपना, तो धरती धन्ना अपना उपन्यास 1972 में लिखा गया, जगदीश चंद्र द्वारा लिखा गया है। तो इसके प्रमुख पात्रों को हम लोग एक बार देखेंगे, और इसके बाद इसके उपन्यास से संबंधित कुछ जो छोटे छोटे बिंदु हैं उनको देखेंगे। फिर विस्तृत रूप से हम लोग इस उपन्यास को जानेंगे। सबसे पहले जो देखा जाए पात्र परिचय की बात की जाए तो पहला पात्र आप देख पा रहे हैं
काली। काली या कालिदास इसी को कहा जाता है, जो धरती धन ना अपना उपन्यास का एक नायक है, जो दलित समाज में चमार जात से संबंधित है, जो कि जमींदार, उच्च वर्ग के ठाकुर एवं साहूकारों के जो अत्याचार हैं उसका विरोध करता है और एक शोषण से पीड़ित पात्र है। इसे भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। माता बचपन में मर गई थी, पिताजी पहलवानी का कार्य करते थे, वो भी कुछ दिन बाद गुजर गए। तो जो काली है, काली का पालन पोषण उसके चाची चाचा ने किया था और काली की जो चाची का नाम प्रतापी बताया गया है। अब बात करें काली की, तो काली जो है ज्ञानो नाम की एक लड़की है, उससे प्रेम करता है और बाद में ज्ञानो के परिवार वाले जो है इनको विवाह की जो बात की जाए तो सहमति नहीं देते हैं और ज्ञानो को जहर दे के मार देते हैं। और जब ज्ञानो को जहर दे के मार देते हैं तो एक काली भी गांव छोड़कर चला जाता है। बाद में कुएं के पास एक लाश मिलती है, लेकिन इससे मिलती जुलती है, लेकिन कोई उसको देखने के लिए नहीं जाता है। तो ये सब घटना आप अभी उपन्यास के अंदर देखेंगे। ठीक है, अब दूसरे पात्र के रूप में आप देख पा रहे हैं ज्ञानो। बात करें ज्ञानो की तो आप कह सकते हैं ज्ञानो इस उपन्यास की नायिका है ना, प्रमुख पात्रा है, जो कि बात की जाए तो सुंदर और निर्भीक युवती है और इस उपन्यास की नायिका के रूप में आप देख पा रहे हैं। माता इनकी जिसका नाम जस्सो है और एक भाई है जिसका नाम मंगू है। तो ज्ञानो काली से प्रेम करती है और उससे शादी भी करना चाहती है, लेकिन शादी के पूर्व ही ये गर्भवती हो जाती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब इसकी माता को पता चलता है तो 2-3 बार दवा, अलग अलग तरह की दवा खिलाती है, लेकिन जब दवा का जो परिणाम जो है सार्थक नहीं निकलता है तो अंत में इसे जो है सांखिया, एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कि जहर के रूप में होता है, सांखिया खिला करके इसकी माता जिसका नाम जस्सो है वो मार देती है। तो इस प्रकार से इस उपन्यास में ज्ञानों का अंत दिखाया गया है और जब ज्ञानों का मृत्यु हो जाती है, ज्ञानों का अंत होता है, तो काली भी गांव को छोड़कर चला जाता है। अगला पात्र है जस्सो। जस्सो जो कि ज्ञानों और मंगू की क्या है, माता है। ठीक है ना, पुराने ख्यालों की महिला है और यही जस्सो है जो कि अपनी पुत्री जिसका नाम अभी आपने देखा ज्ञानों को गर्भपात कराने के लिए तमाम प्रकार की दवाइयाँ खिलाती है और जब कोई दवा असर नहीं करती है तो अंत में उसे जहर दे करके मार डालती है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अगला पात्र है नंद सिंह। नंद सिंह की बात करें तो नंद सिंह भी काली सिंह की भांति सवर्णों और उच्च जो अत्याचार हैं उनके अत्याचार से परेशान एक दलित पात्र है। आप कह सकते हैं कि सवर्ण के शोषण से परेशान है। ठीक है। अगला पात्र है चौधरी हरनाम सिंह। चौधरी हरनाम सिंह की बात करें तो चौधरियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्रूर हैं, शोषक हैं और स्वार्थी हैं, है ना, और सामंती विचारधारा के पोषक हैं, यानी कि सामंती विचारधारा से युक्त हैं। उनमें हमेशा चमारों के प्रति उपेक्षा की भावना भरी हुई है। ऐसा चरित्र आप इस उपन्यास के अंतर्गत जो है चौधरी हरनाम सिंह का देखेंगे। अगला है डॉक्टर बिशन दास। डॉक्टर बिशन दास की बात करें तो किताबी कम्युनिस्ट का एक प्रतीक है। इनके पास दवाइयों की एक दुकान है, उसमें बोलने की बहुत आदत है, यानी कि बहुत बोलते हैं। ठीक है। अगला पात्र छज्जू शाह आपको मिलेगा। छज्जू शाह की बात करें तो छज्जू शाह बनिया संप्रदाय का प्रतिनिधि पात्र है। गांव में चौधरियों और दलितों दोनों में उसका मधुर संबंध है, तो चौधरी से भी इसका बनता है और जो हरिजन बस्ती है उनके लोगों से भी इसका बनता है छज्जू शाह। और यही छज्जू शाह है जब काली अपना घर बनवाना चाहता है, सलाह लेने के लिए छज्जू शाह के पास जाता है, तो छज्जू शाह कहता है कि ये आपकी जो ज़मीन जिसकी बात कर रहे हो ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है, ये बाद में गांव समाज की ज़मीन हो जाएगी। उसी दौरान प्रतापी की मृत्यु हो जाती है और जो काली के पैसे चोरी हो जाते हैं, फिर उसका कोठी बनाने का, मकान बनाने का, घर बनाने का सपना अधूरा रह जाता है। तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा उपन्यास में। ठीक है। अगला पात्र बिल्कुल मंगू है, जो कि बात करें तो यही मंगू जो कि जस्सो का पुत्र है, ज्ञानों का भाई है और चौधरी हरनाम सिंह का बिल्कुल गुलाम है, चाटुकार है, उनकी चापलूसी में लगा रहता है और ये जो है काली से बिल्कुल नफरत करता है, घृणा करता है। हालांकि यह भी एक शोषित पात्र है। ठीक है ना। और एक बार जो है जब इसे पता चलता है कि जो है ज्ञानों
काली से प्रेम करती है तो ज्ञानों को बहुत मारता पीटता भी है, ठीक है ना। इसे भी आप इस उपन्यास में देखेंगे, ठीक है। अगला पात्र है जो कि स्त्री पात्र प्रतापी है। प्रतापी की बात करें तो प्रतापी जो है काली की चाची हैं, जिन्होंने बचपन से ही काली को पाला पोसा है, ठीक है ना। और प्रतापी की बात करें तो प्रतापी को ढेर सारा स्नेह एवं प्यार काली भी देता है, ठीक है ना। और जब 6 साल बाद कानपुर से लौट करके काली आता है और अपनी चाची को जीवित देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है, ठीक है ना। अगला पात्र जो कि निहाली है। बात करें निहाली, एक पड़ोसी की पात्रा है, पड़ोस में रहती है, इसे दिखाया गया है। जीतू की बात करें तो ये जीतू जो निहाली का लड़का है और एक बार जो है ना, ये भी शिकार बनता है शोषक का। फसल जो है नुकसान होने के कारण जो है चौधरी हरनाम सिंह उसको है ना ढेर सारा पिटाई करते हैं। बाद में पता चलता है कि ये निर्दोष था। ऐसी बातें भी इस उपन्यास में आपको दिखाई देंगी, ठीक है। अगला पात्र है मुंशी शिवराम। मुंशी शिवराम की बात करें तो जैसे कि देख रहे हैं मुंशी शिवराम मतलब ये पेशे से मास्टर हैं, तो मास्टर मुंशी शिवराम, ठीक है ना। अगला पात्र है पंडित संतराम। पंडित संतराम को भी आप इस उपन्यास के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखें, धरती धन न अपना उपन्यास का जो मुख्य बिंदुओं द्वारा सरल रूप से इसका विश्लेषण आप देखिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न बिल्कुल यही से पूछ लेता है और ये छोटे छोटे प्रश्न भी हमारे आपके लिए भारी हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसका सूक्ष्म विश्लेषण हम लोग देखेंगे। बात करें धरती धन उपन्यास का जो प्रकाशन है सन 1972 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था, इसे देखिए। दूसरा है कि इस उपन्यास की भूमिका मेरी ओर से में लेखक ने लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था के कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छुपी एक अदम्य वेदना की उपज है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। धरती धन न अपना उपन्यास की बात करें तो पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र जिसका नाम है घोड़वाहा गांव के दलितों की कहानी है। तो घोड़वाहा गांव के दलित की कहानी है, ठीक है ना। धरती धन न अपना, इसे ध्यान में रखिएगा। यह उपन्यास आपने देखा काली और ज्ञानो नामक दो मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द बुना गया है, लेकिन तत्कालीन सामाजिक स्थिति को स्पष्ट रूप से चित्रांकन किया गया है, इसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। यह चित्रण जो है भारतीय गांव में जीने वाले कई हजारों हरिजनों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। इस प्रकार से कई हजार हरिजन ऐसे हैं जो गांव में इस प्रकार के जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना। इस उपन्यास में पाठक जान पाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था किस तरह से हरिजनों का जो है शोषण करती है, इसे भी दिखाया गया है। आगे देखिए, इस उपन्यास के पात्रों को माथुर जी ने बहुत करीब से देखा है, इसलिए उनका एक कथन भी है कि घटनाओं और पात्रों के चयन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इन्हें मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा। इस उपन्यास के पात्रों से मेरा गहरा संबंध था। हाँ, सवर्ण जातियों के पात्रों के बारे में कुछ दिक्कत जरूर हुई क्योंकि उनका अपना एक विशाल समाज था और उनके पूरे व्यक्तित्व को पेश करने से उपन्यास के बिखर जाने का डर था। इसलिए मैंने उनके जीवन का वही पक्ष लिया जिसका हरिजनों से सामान्य जीवन से संबंध था, सीधा संबंध था, इसे ध्यान में रखिएगा। उपन्यास का जो मुख्य पुरुष पात्र काली हरिजन जात का है, वह लगभग 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से अपने गांव घोड़वाहा लौटता है, ठीक है ना। यहाँ उसकी चाची अकेली रहती है। अब शहर से आकर काली को गांव नितांत छोटा और पिछड़ा हुआ लगता है, ऐसा कुछ इसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। अब गांव में जो चमारों का रहन सहन वैसे का वैसा ही था। उनका भाग्य आज भी गांव के जमींदारों, जाटों और चौधरियों के यहाँ ही बंधा था। काली अपना पुराना मकान गिराकर नया मकान बनवाना चाहता है। गांव में साहूकार, जमींदार, ठाकुरों के मकान ही केवल पक्के हैं, अतः वे नहीं चाहते कि काली का पक्का मकान बने। चौधरी हरनाम सिंह उसका मकान बनाने में बाधा डालते हैं, उसके साथ पड़ोसियों से झगड़ा कराते हैं और उसकी चाची की मृत्यु हो जाती है तो उसके पैसे चोरी हो जाते हैं और उसका मकान बनाने का सपना जो है यहीं पे टूट जाता है। काली की बात करें तो काली कई जगह अपनी आवाज़ उठाता है, अपनी जात के लोगों को संगठन बनाता है, परंतु जमींदारों के सामने उनका संगठन टिक नहीं पाता है, इसे भी दिखाया गया है।
और उपन्यास का मुख्य केंद्र जो है काली और ज्ञानो के प्रेम कथा रहती है। ज्ञानो मंगू की बहन है, वह एक निर्भीक और सुंदर युवती है। काली का गांव में जमींदार के प्रति विद्रोही आवाज़ उठाना ज्ञानो को पसंद आता है और वह उसके प्रति आकर्षित होती है, ऐसा आप देखेंगे। उधर काली भी जो है उसकी सुंदरता और निर्भीकता को देख करके उसे यानी कि ज्ञानो को पसंद करता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इस बात से जो ज्ञानो का जो परिवार है, परिवार के लोग हैं, जब उन्हें पता चलता है ना, तो पूरे गांव में चर्चे का विषय बन जाता है। मंगू अपनी बहन को मारता है, उस पर पाबंदियां लगा देता है और वे लोग दोनों की शादी को मंजूरी नहीं देते हैं। ज्ञानो को लेकर जो है काली भाग जाना चाहता है, किंतु पुलिस के डर से ऐसा नहीं कर पाता है, इसे आप देखेंगे। अब उनका जो प्रेम है बहुत आगे बढ़ जाता है। ज्ञानो गर्भवती हो जाती है। यह जानकर ज्ञानो की माँ, जिसका नाम जस्सो है, उसे गर्भपात करने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ पिलाती है, किंतु जब उससे कुछ नहीं होता तो मंगू द्वारा लाई गई एक संखिया पदार्थ होता है, जिसे खिलाकर जो है ज्ञानो को मार देती है, ठीक है ना। और बाद में जब ज्ञानो मर जाती है तो काली भी गांव से गायब हो जाता है। और यह भी उपन्यास के अंत में पता लगता है कि काली से मिलती जुलती एक लाश कुएं में पड़ी हुई है, लेकिन कोई उसका पता लगाने नहीं जाता है और यहीं पर जो उपन्यास है ये समाप्त हो जाता है। तो ऐसा कुछ कथा आप इस उपन्यास में देखेंगे। इस प्रकार से अब तक आपने सबसे पहले धरती धन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, उसकी लेखक जाना, लेखक का जीवन परिचय देखा और लेखक के कुछ रचना कर्म जिनमें उपन्यास या नाटकों को आपने अच्छी तरह से देखा। फिर उपन्यास से संबंधित जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु थे उसे भी आप लोगों ने देखा। तो अब हम लोग बात करें तो जो उपन्यास है, इस उपन्यास का कथानक, इन्हीं की जो कथा वस्तु है उसे भी हम लोग संक्षेप रूप से देखेंगे कि धरती धन न अपना इस उपन्यास की कथा वस्तु क्या और किस प्रकार से चलती है। अब धरती धन न अपना उपन्यास की कथा वस्तु की बात की जाए तो धरती धन न अपना उपन्यास की कथा वस्तु में कथित तौर पर चमार जात के शोषण की त्रासदी को प्रामाणिकता के साथ चित्रित किया गया है। काली इस गांव की अभावग्रस्त जिंदगी और भूख की त्रासदी से हार करके जो है शहर की ओर भागता है, लेकिन उसे अपनों का मोह और गांव का आकर्षण पुनः 6 वर्ष बाद उसी गांव में खींच लाता है। तो काली जो कानपुर से अपने गांव, जिस गांव का नाम है घोड़ेवाहा गांव यानी घोड़वाहा गांव में लौटता है। उपन्यास की कथा वस्तु काली के घर लौटने की घटना से शुरू होती है और लौटते समय काली रास्ते में अपनी चाची को लेकर तरह तरह की कई शंकाएं करता है कि चाची जिंदा होगी कि नहीं जिंदा होगी, कैसे उनकी ज़िंदगी होगी, ढेर सारी शंकाएं करते हुए रास्ते में आ रहा है। पर चाची को जिंदा पाकर वह बहुत प्रसन्न होता है। वर्षों बाद गांव लौटने के बाद गांव में कोई परिवर्तन जो है काली को नहीं दिखाई देता है। काली के गांव में कोई पक्की कोठी नहीं थी। काली कुछ पैसे कमा कर ले आया है जिससे वह अपनी कोठी यानी कि पक्का मकान बनाना चाहता है और इसके लिए वह छज्जू शाह से सलाह लेता है। तो उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि छज्जू कुछ ऐसी बात ही बताता है। वह कहता है कि कालिदास, जिस जमीन की तुम बात करते हो वह जमीन तुम्हारी नहीं है, वह श्यामलाल की ज़मीन है और जब तक तू या तेरे वारिस इस गांव में रहेंगे ज़मीन का यह टुकड़ा रिहायश के लिए तुम्हारा है, बाद में इसका मालिक गांव होगा, ऐसा कुछ कहता है। कुछ समय बाद काली के चाची की मृत्यु हो जाती है और काली के पैसों की चोरी हो जाती है। उसका मकान बनाने का सपना टूट जाता है। काली कई जगहों पर अपनी आवाज़ उठाता है पर कोई सुनवाई नहीं होती है। अपनी जात के लोगों का संगठन भी बनाता है पर वे सभी जमींदारों के सामने घुटने टेक देते हैं। तो इस प्रकार से जो है बात की जाए काली की, तो ज्ञानों और कुछ लोगों के अलावा शेष लोग जो है काली से ईर्ष्या करते थे, नफरत करते थे। ऐसा आपको इस उपन्यास में दिखाया गया है। अब इस उपन्यास से केंद्र बिंदु की बात करें तो केंद्र बिंदु काली और जो ज्ञानों की प्रेम कथा है। काली द्वारा गांव के जमींदारों का जब विरुद्ध आवाज़ की जाती है, आवाज़ उठाई जाती है, यह बात ज्ञानों को बहुत पसंद आती है, जिसके कारण वह जो है काली के प्रति आकर्षित होती है। उधर काली भी ज्ञानों की सुंदरता और
निर्भीकता देख करके उसको पसंद करता है। ज्ञानों के परिवारजनों को जब यह बात पता चलती है तो वे शादी को मंजूरी नहीं देते हैं। काली ज्ञानों को लेकर भाग जाना चाहता है, किंतु पुलिस की डर से ऐसा नहीं करता है। तो इस प्रकार दोनों का जो प्रेम है वो बहुत आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान जो ज्ञानों है वो गर्भवती हो जाती है, और जब यह बात ज्ञानों की माता, जिनका नाम जस्सो है, यानी कि जस्सो को पता चलता है, तो वह गर्भपात कराने के लिए कई तरह की दवाइयाँ जो है प्रयोग में लाती है, किंतु जब कोई दवा असर नहीं करती है तो उसकी माता यानी कि जस्सो ज्ञानों को संखिया, एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है, यानी कि आप जिसे जहर कह सकते हैं, जहर खिलाकर मार डालती है, जिससे दुखी होकर के काली जो है उस गांव को छोड़कर चला जाता है। और इस उपन्यास के अंत में यह भी पता चलता है कि काली से मिलती जुलती एक लाश जो है कुएं के पास जो है मिली है या प्राप्त होती है, लेकिन उसका पता लगाने कोई नहीं जाता है। तो इस प्रकार से इस उपन्यास का जो आरंभ है सुखद होता है और अंत इसका दुखद दिखाया गया है। जिसमें उपन्यास का जो आरंभ की बात की जाए तो काली का कानपुर से गांव में वापसी से लेकर के इस उपन्यास का शुरुआत होता है, और अंत में काली का गांव छोड़ करके, यानी कि ज्ञानों की मृत्यु के बाद गांव छोड़ करके वापस जाने के साथ ही इस उपन्यास का जो है अंत भी होता है। तो इस प्रकार धरती धन्ना अपना उपन्यास का अंत अगर देखा जाए तो गोदान की तरह एक त्रासद है कि सब कुछ हार करके, लुटा करके काली एक अज्ञात बियावान में गुम हो जाता है, और उसके जो अधूरे मंसूबे हैं उन मंसूबों की हत्या उतनी ही कष्टदायक है जितना कि होरी की करुण कथा। तो इस प्रकार से इन सभी जो कथानक हैं, जो प्रसंग हैं, उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, जान सकते हैं, और अगर फिर कोई प्रश्न बन जाए तो आप उसे हल करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब आगे धरती धन्ना अपना इस उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जिन्हें भी हम लोग देखेंगे। तो बात करें अपने जातिगत संस्कारों तथा सामाजिक मान्यताओं की कठोर जकड़न के कारण मैं हरिजनों के जीवन की कटुताओं को स्वयं तो नहीं भोग सका, फिर भी मुझे अपने दुस्साहस के कारण उसके जीवन को बहुत निकट से देखने का अवसर अवश्य मिला है। मैंने सर्वथा निरपेक्ष रहकर भारतीय जीवन के इन कटे हुए संदर्भों का चित्रण किया है, और कहीं भी अपना जो मत थोपने अथवा अपनी विचारधारा को लादने की चेष्टा नहीं की है। ऐसी बातें जगदीश चंद्र जी ने स्वयं कही है, इस उपन्यास के विषय में कही। आगे देखिए, एक प्रसंग आपको देखने को मिलेगा कि वह खाट पर लेटा करवटें बदल रहा है। रात भर जागते रहने के बावजूद नींद उससे कोसों दूर थी। जब लेटे लेटे उसका मन उब गया और बेचैनी और भी बढ़ने लगी, वह उठकर अपने कोठे की छत पर आ गया। बोदी सीढ़ी के आखिरी डंडे पर खड़ा वह सामने देखने लगा। समादड़ी के कोठों से परे दूर तक खुले खेत फैले हुए थे। बाईं ओर चौ की चमकती रेत थी। चौ के दोनों ओर बांध बना दिए थे। इन्हें देख काली की हैरानी भी हुई और खुशी भी थी। तो चमादड़ी के पास ही चौ के परले किनारे पर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ तकिया यानी कि चौपाल था। दाईं ओर मंदिर और महाजनों के मकान और चौबारे थे। उनसे परे स्कूल और जो है नंबरदारों के मकानों और हवेलियां थी। पश्चिम में गप्पियां। तो ऐसा भी इस उपन्यास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, एक घटना आपको दिखाई दे रही है। काली जब भी कोठड़ी में खेलता तो यही डर रहता कि छत उसके ऊपर आ गिरेगी, दीवारें उसे अपने मलबे के नीचे दबा लेंगी। छत जगह जगह नीचे की ओर झुकी हुई थी और वहाँ मैले मैले जाले लटक रहे थे। सहतीरों को दीपक ने खोखला कर दिया था और सरकंडों के ऊपर मिट्टी को खुदेड़ कर चूहों ने अपने घर बना लिए थे। छत को खड़ा रखने के लिए कई लट्ठों का सहारा दिया गया था। फर्श सीला था और कोठड़ी में हर समय अंधों की आँख की तरह अंधेरा छाया रहता था। दीवारें कुबड़ी हो गई थी और किसी समय भी छत समेत धड़ाम से नीचे गिर सकती थी। ठीक है ना, ऐसा देखिए वर्णन और दृष्टांत आपको
दिखाई दे रहा। जस्सो, देखिए वहाँ पर बात आ गई, जस्सो माता है ज्ञानों की, तो ज्ञानों को भला बुरा कहती हुई उसकी ओर लपकी तो वह अपने घर की ओर दौड़ गई। जीतू को उसकी माँ घर ले गई तो चौधरी अपनी फसल की बर्बादी की जो है रुआज सुनाने लगा। ज़्यादातर लोग चौधरी के इर्द गिर्द खड़े थे और उसकी हर बात में सिर धुन रहे थे। चौधरी ने जब छज्जू शाह को अपनी ओर आते देखा तो वह और भी ऊंचे स्वर में बोलने लगा। उसके निकट आ छज्जू शाह बोला। ऐसी भी आपको प्रसंग और कथानक देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, लो न्याय भी आ गई, अब जाओ निकलो यहाँ से। रखे ने चिमटा बजाकर आदेश दिया। इतनी देर में गर्म हवा का एक झोंका आया, दिए की लौ फड़फड़ा कर बुझ गई और कछड़ी में सुलग रही धूप और गुग्गल के कुछ इशारे उड़कर बिखर गए। अगले ही क्षण हवा का पहले से भी ज़्यादा जोरदार झोंका आया और तकिए में पेड़ों के पत्ते आपस में टकरा कर शोर मचाने लगे। सातवीं के चाँद की चांदनी मैली हो गई और मुंह, आँख और नैन धूल से भर गए, ठीक है। ऐसा भी आपको दिखाई देगा। आगे बता रहे हैं कि यह सुन अन्य चौधरी भी क्रोध में आ गए। चौधरी मुंशी यह सोच करके आग पानी हो रहा था कि गांव में चमार को इतना साहस कैसे हुआ कि उनके सामने मुंह खोले। वह दांत पीसता हुआ बोला, इन सबको गांव से निकाल दो, इनका खेतों में आना जाना बंद कर दो। इनकी औरतों को खेते में आए तो उन्हें वहाँ से घर लो। अब चमार खेत में आए तो साले को जान से मार दो। ऐसी बातें देखो आपको दिखाई दे रही है कि इन लोगों की मानसिकता देखिए, ठीक है ना। कुत्ते चमारों, तुम एड़िया रगड़ रगड़ कर मरोगे, हम तुम्हें भूखा मार देंगे। कई चौधरी एक साथ बोल उठे। तो चौधरी आदमियों की किसी का राजक नहीं है, हमारा राजक वही है। इस प्रकार से इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और बिंदुओं को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास के साथ ही उपन्यास विधा इन्हीं की इकाई 6 के अंतर्गत आने वाले जितने भी उपन्यास थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली क्लास में हम लोग किसी दूसरी इकाई के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।